हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1885 से लेके 1947 तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में काम देगा, यानी नवीन सिलेबस यानी रीट और पटवार या ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम देंगे। दोस्तों, टाइम को बचाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है? शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, समाचार पत्रों का योगदान होता है, आर्थिक शोषण और लॉर्ड लिटन की भूमिका। यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है? राष्ट्रवाद के उदय के कारण विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार के होते हैं। शिक्षा का अभाव, यानी क्या पड़ता है? शिक्षा का अभाव भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारण है। शिक्षा का अभाव, समाचार पत्रों का योगदान, आर्थिक शोषण और लॉर्ड लिटन की भूमिका, और एक लॉर्ड लिपिन एल्बर्ट बिल विवाद यानी 1883। तो इसमें राष्ट्रवाद के उदय के कारण में लॉर्ड लिटन की भूमिका क्या रही है, क्या नहीं रही है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? उनके बारे में अध्ययन करते हैं। लिटन की भूमिका। लॉर्ड लिटन यानी लॉर्ड लिटन है, उसकी भूमिका है 1977 में ICS में उच्चतम जो आयु सीमा थी वो 19 वर्ष कर दी गई। यानी उसकी उच्चतम सीमा ICS की यानी इंडियन सिविल सर्विस की जो आयु थी, जो 1977 में इसकी आयु 19 वर्ष की गई थी। क्या कर दी गई थी? 19 वर्ष की गई थी। और 1977 में दिल्ली दरबार का आयोग किया गया था। कब? 1877 में दिल्ली दरबार आयोग किया गया था। 1877 में ही ICS की उच्चतम सीमा आयु की जो 19 वर्ष कर दी गई थी। और 1878 में शस्त्र अधिनियम भी लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया था? शस्त्र अधिनियम लागू। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत वो आता है, यानी जो किसी भी भारतीय अपने साथ अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता था। और 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी 1977 में 1877 में ICS की उच्चतम सीमा को 19 वर्ष कर दिया था। क्या कर दिया था? 19 वर्ष कर दिया गया था। और 1877 में दिल्ली दरबार का आयोग का गठन किया गया था। और 1878 में शस्त्र अधिनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और पांचवा कारण है लॉर्ड लिपिन के एल्बर्ट बिल विवाद, जो 1883 या 1882 और 83 में ये विवाद हुआ था। क्या हुआ था? 1882-83 में ये विवाद हुआ था। यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण हमने बता दिए गए। शिक्षा का प्रभाव पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? शिक्षा का प्रभाव था। शिक्षा का प्रभाव, समाचार पत्रों का योगदान उदय के कारण, आर्थिक शोषण और लॉर्ड लिटन की भूमिका, और लॉर्ड लिपन के द्वारा एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में दिया गया था। एल्बर्ट बिल के विवाद के बारे में देखते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड लिटन के बाद 1882 में या लॉर्ड रिपन भारत का वाइसराय बनकर आया था। क्या बनकर आया था? वाइसराय बनकर आया हुआ था। लॉर्ड लिटन के बाद 1882 में लॉर्ड लिपिन यानी भारत का
वाइसराय बनकर आया था। क्या बन के आया था? वाइसराय बनकर आया हुआ था। कब बन के आया था? 1883 में आया था, लॉर्ड लिटन के बाद। लॉर्ड लिटन के बाद वाइसराय 1883 में भारत का वाइसराय बन के आया था। लॉर्ड लिटन क्या भारत का वाइसराय बनकर आया था। वह एक उदारवादी व्यक्तित्व था। क्या था? एक उदारवादी व्यक्तित्व था। एक उदारवादी व्यक्तित्व था। क्या था दोस्तों? एक उदारवादी व्यक्तित्व था, जिसने 1883 में पीसी इल्बर्ट की सिफारिश पर 1883 में पीसी इल्बर्ट की सिफारिश पर एक न्यायिक बिल को मंजूरी दी गई थी। क्या दी गई थी? एक न्यायिक बिल को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके द्वारा प्रेसिडेंटों से यानी प्रेसिडेंसी से बाहर यदि कोई अंग्रेज अपराधी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसकी सुनवाई भारतीय जज के समक्ष भी की जाएगी। यानी किसके समक्ष? भारतीय जज के समक्ष की जाएगी। एक यानी इस बिल के कारण एक न्यायिक बिल को मंजूरी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? न्यायिक बिल को मंजूरी दे दी गई थी। न्यायिक बिल को मंजूरी दे दी गई थी। कौन सी? एक न्यायिक बिल को क्या दी है? मंजूरी दे दी गई थी। कब? 1883 में दे दी गई थी, जिससे अंग्रेज अपराधी पर मुकदमा दर्ज तो किया जाएगा, बट उसकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारतीय जज भी कर सकते हैं। इससे पहले किसी भी, हमारा चौथा पॉइंट है, सॉरी तीसरा पॉइंट है, इससे पहले किसी भी अंग्रेज अपराधी को सिर्फ अंग्रेज या न्यायाधीश अदालत में ही पेश किया जाता था। अंग्रेज़ों की जो न्यायाधीश है ना, अंग्रेज न्यायाधीश के समक्ष ही पेश किया जाता था। यानी इल्बर्ट बिल से पहले 1883 में पहले जो भी अंग्रेज अपराधी होता था उसे न्याय यानी अंग्रेज न्यायालय या अंग्रेज न्यायाधीश के समक्ष ही अदालत में पेश किया जाता था, जिसे उनको छोड़ दिया जाता था और भारतीय अपराध करने या छोटा अपराध करने या नहीं करने पर उसे फांसी की सज़ा या कुछ भी सज़ा दे दी जाती थी। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है यानी प्रेसिडेंसी। भारत में 3 यानी जब स्वतंत्रता से पहले भारत में कितनी प्रेसिडेंसी अंग्रेज़ों के समक्ष यानी 3 प्रेसिडेंसी थी। एक तो बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। यानी कब थी? भारत में इल्बर्ट बिल के समक्ष थी। जब इल्बर्ट बिल 1883 में आया था तब जाके वर्नाकुलर एक्ट पाया था, यानी 1878 प्रतिबंध लगा दिया गया था और 1878 में ही शस्त्र अधिनियम लागू कर दिया गया था। और 1877 में दिल्ली दरबार में एक आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के उसके बाद लॉर्ड लिटन वाइसराय बन के आया था। कब? 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आया था। और 1883 में उसने एक इल्बर्ट बिल विवाद पारित किया था, जिसके द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? एक संशोधन किया गया था। चौथा पॉइंट है यानी इस बिल को खुद अंग्रेज़ों ने विरोध किया था। यानी इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया था? अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अंग्रेज़ों के द्वारा इल्बर्ट बिल का प्रयोग किया गया था, यानी सॉरी विरोध किया गया था, क्योंकि इस बिल में सूरत की अंग्रेज़ व्यापारी यानी जो सूरत के अंग्रेज़ व्यापारियों के द्वारा इस बिल का क्या किया? विरोध किया गया था। कहाँ के? सूरज के अंग्रेज़ व्यापारियों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया था, क्योंकि ये लॉर्ड लिटन के द्वारा वाइसराय था तो ऑफिस की घेराबंदी की थी। किसकी? यानी लॉर्ड लिटन की ऑफिस की घेराबंदी कर दी गई थी। किसकी? यानी लॉर्ड लिटन की ऑफिस की घेराबंदी की गई थी, जिसका विरोध किया गया था और सरकार के द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया था। वो संशोधन है यानी संशोधन के तहत, इसके तहत संशोधन के तहत इसमें एक
किया गया था। इस संशोधन के द्वारा अंग्रेज अपराधी यदि भारतीय, क्या है दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा अंग्रेज अपराधी भारतीय न्यायाधीश के फैसले से संतुष्ट नहीं है। यानी क्या संशोधन किया गया था, इस संशोधन के अंतर्गत यानी जो अंग्रेज अधिकारी होता है, अपराधी, यदि भारतीय जज के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह जूरी में अपील कर सकता है। किस में अपील कर सकता है, जूरी में अपील कर सकता है, जिसमें अंग्रेज न्यायाधीश बैठे होंगे। यानी कौन न्यायाधीश बैठे रहते हैं, अंग्रेजी न्यायाधीश बैठे रहते हैं। तो इसमें ये संशोधन किया गया था। यानी कोई अंग्रेज अपराधी है, क्या है, कौन है, कोई अंग्रेज अपराधी है, वो भारतीय जज से संतुष्ट नहीं है, वो जो फैसला दिया है, तो वो यानी एक जूरी में अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, जिसमें वो जूरी अंग्रेज जजों की होगी। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में हुई थी। किसके रूप में, भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1884 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 होती है वैसे तो, बट इसका सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन, इसके संस्थापक ए.ओ. होम था। कौन था, ए.ओ. होम है, ए.ओ. होम था। और इसकी यानी एक संस्था के रूप में कब की गई थी, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक है ए.ओ. होम। और इसका नाम परिवर्तन किया गया था। यानी इसका नाम में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन करके भारतीय कांग्रेस रखा गया था। यानी क्या रखा गया था, भारतीय कांग्रेस रखा गया था। किसने रखा था, इसका नाम परिवर्तन करके भारतीय कांग्रेस नाम रखा गया था। कब रखा गया था, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय कांग्रेस नाम रखा गया था। और मुंबई में रखा गया था। कहाँ पे, मुंबई में। किसके द्वारा, दादा भाई नेहरू के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को। इसी को वास्तविक कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। कब की गई थी, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। और इसका मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। इसके मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं, यानी बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। और ईसाई जॉर्ज यूले बना था। और महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन सी, एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया, एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष बनाया। जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। किसको, सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। यानी
भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तन कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बम्बई में किया गया था। कब? यानी बम्बई में किया गया था, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। क्या नाम रखा गया? भारतीय कांग्रेस नाम रखा गया था। क्या? भारतीय कांग्रेस। और इसके प्रथम अध्यक्ष है यानी WC बनर्जी, और इसके मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ईसाई जॉर्ज यूली बने थे, और महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। और इसके प्रथम सचिव है दोस्तों ए ओहम। प्रथम सचिव कौन है? ए ओहम। ए ओहम इसके प्रथम सचिव बनाया गया था, यानी कांग्रेस के प्रथम सचिव ए ओहम को बनाया गया था। प्रथम महिला, भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ईसाई में जॉर्ज यूले, महिला एनी बेसेंट, मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम WC बनर्जी को बनाया गया था। इसका नाम परिवर्तन भारतीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को रखा गया था। इसकी स्थापना ए होम के द्वारा संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन? ए होम थे। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1884 में की गई थी। इसके बाद आती है हमारा यानी तत्कालीन वॉइसराय। तत्कालीन वॉइसराय है दोस्तों हमारा, यानी कौन था? तत्कालीन वॉइसराय। तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था तत्कालीन वॉइसराय? जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उसका अध्यक्ष है लॉर्ड डफरिन। कौन था? वाइस तत्कालीन अध्यक्ष है लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द का, यानी कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1891 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1891 में जोड़ा गया था। किसके द्वारा? वी आनंद चार्लू के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? वी आनंद चार्लू के द्वारा जोड़ा गया था। और कौन से अधिवेशन में? 7वां अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था। 7वें नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? कांग्रेस के पहले, यानी कांग्रेस से पहले जो कांग्रेस है उससे पहले राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था? 1891 में जोड़ा गया था। और किसके द्वारा? वी आर आनंद चार्लू के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 7वां नागपुर अधिवेशन के द्वारा जोड़ा गया था। नागपुर में जब 7वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? जोड़ा गया था 1891 में जोड़ा था। 7वां अधिवेशन में जोड़ा गया था। अब बढ़ते हैं कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन कौन कौन से हैं? कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन, कांग्रेस के जो प्रारंभिक अधिवेशन होते हैं दोस्तों, प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। यानी कांग्रेस की प्रारंभिक अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1886 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में द्वितीय कलकत्ता अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का। तृतीय अधिवेशन मद्रास में किया गया था। कब? 1837 में किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता को स्वीकार करी थी। चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 5वां अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था जो 1889 में हुआ था। इसे विलियम फेडरर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? विलियम फेडरर के द्वारा इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। यानी प्रथम अधिवेशन VL जॉन के बम्बई में किया गया था। दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 86 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की गई थी? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। और लास्ट का 5वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? विलियम फेडरर के द्वारा की गई थी बम्बई में। और चौथे अधिवेशन की ये देने 1888 में जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज यूले की। यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा बम्बई में, द्वितीय कलकत्ता की गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कब? 1886 में। तृतीय अधिवेशन की 1887 में की गई थी। किसके द्वारा? मुस्लिम के द्वारा की गई थी। मुस्लिम तैयार यानी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। चतुर्थ अधिवेशन
इलाहाबाद के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? इलाहाबाद में किए गए थे 1888 में। जॉर्ज यूले के द्वारा किए गए थे। 5वां विलियम फेडरल के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? विलियम फेडरल के द्वारा की गई थी। और हमारा अगला कांग्रेस के योगदान के बारे में अध्ययन करते हैं। कांग्रेस का योगदान क्या क्या रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में? कांग्रेस का योगदान दोस्तों 1885 से लेकर 1886 तक कांग्रेस का यानी योगदान रहा था। इसको हम 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस का योगदान रहा है। यानी इनको 3 चरणों में बांट देते हैं। कितने चरणों में? 3 चरणों में। प्रथम चरण है 1885 से 1905 तक। कौन सा है? 1885 से 1905 तक प्रथम चरण बांटे गए हैं, जिसमें प्रमुख नेता आते हैं। ये उदारवादी दल था। कौन सा है? उदारवादी दल था। और इसे नरमपंथी युग भी कहा जाता है और नरम दल भी कहा जाता है। यानी प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक जो प्रथम चरण था, उसको उदारवादी युग, नरमपंथी युग, नरम दल कहा जाता है। उसी प्रकार द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक चला था। 1905 से 1919 तक द्वितीय चरण चला था, जिसे उग्रवादी चरण कहते हैं और गर्मपंथी युग कहा जाता है। यानी 1905 से 1919, 1985 से 1905 तक कांग्रेस का योगदान 1985 से 1947 तक रहा था। जबकि तीसरा चरण है 1919 से 1947 तक चला हुआ था, सबसे लंबा। यानी इसे गांधी युग कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? गांधी युग आता है हमारा 1919 से 1947। 1919 से 1947 तृतीय चरण, जिसे गांधी युग कहा जाता है। उसके बाद आता है 1905 से 1919 उग्रवादी गर्म दल और 1885 से 1905 तक उदारवादी युग यानी नरमपंथी युग दल कहा जाता है। क्या कहते हैं? नरमपंथी यानी नरमपंथी युग कहा जाता है। क्या कहते हैं? नरमपंथी युग कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है यानी उदारवादी चरण। उदारवादी चरण कौन कौन से हैं? उदारवादी चरण हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से पहला चरण लेते हैं दोस्तों। उदारवादी का पहला चरण, इसके प्रमुख नेता हैं। यानी उदारवादी के प्रमुख पहला चरण आते हैं 1885 से 1905 तक पहला चरण का प्रयोग किया, जिसमें उदारवादी नेता या नरमवादी दल के नेता ये आते हैं। यानी दल कौन था? उसी प्रकार इसके प्रमुख नेता आते हैं। उदारवादी नेता के प्रमुख नेता आते हैं WC बनर्जी आते हैं। यानी उदारवादी में ही कौन कौन से आते हैं? WC बनर्जी आते हैं, दादाभाई नौरोजी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आते हैं, फिरोज शाह मेहता आते हैं, रास बिहारी घोष भी आते हैं और दिनसा वाचा भी आते हैं। कौन कौन आते हैं? यानी WC बनर्जी या WC बनर्जी आते हैं, दादाभाई नौरोजी आते हैं, सुरेंद्रनाथ आते हैं, फिरोज शाह मेहता आते हैं, रास बिहारी घोष आते हैं, दिनसा सोच आते हैं। यानी WC बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता और रास बिहारी घोष, दिनसा वाचा, ये हमारे उदारवादी के प्रमुख नेता थे, जो 1885 से 1905 तक ये उदारवादी दल चला हुआ था। इस दल के द्वारा विभिन्न मांगे की गई थी। क्या की गई थी? विभिन्न मांगे की गई थी। कांग्रेस के द्वारा जो उदारवादी दल था, उसमें मांगे की गई थी, एक तो भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए। यानी प्रशासन का मतलब होता है ICS के द्वारा जो अधिकारी के रूप में शामिल किया जाए। दूसरी मांग थी इनकी डोमिनियस या डोमिनियस स्टेट की स्थापना की गई थी। कौन से? डोमिनियस या डोमिनियस स्टेशन यानी स्टेट में इनकी मांग थी, डोमिनियस। तीसरी मांग थी सिविल सेवा परीक्षा में सुधार। यानी जो आयु पहले 19 वर्ष कर रखी थी, उसको बढ़ाने के लिए इसकी मांग की गई थी। और चौथी है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। जो न्यायिक व्यवस्था यानी जो जूरी वाले में भी भारतीय जजों को भी स्थान देना चाहिए।
क्योंकि इसमें अंग्रेज अधिकारी होते थे। उसी प्रकार दोस्तों उदारवादियों की जो मांगे मंगवाने के जो तरीके होते थे वो संवैधानिक तरीके होते थे। कौन से होते थे? वो संवैधानिक तरीके होते थे। कौन से? संवैधानिक तरीके होते थे। अब उन मांगों को मंगवाने के लिए उदारवादी नेता क्या क्या करते थे? जैसे पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, अखबारों में विज्ञापन देना। यह एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहलाती है। यानी जो मांगे मंगवाने के जो तरीके होते थे वो संवैधानिक तरीके होते थे। कौन से? संवैधानिक तरीके होते थे। पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, प्रतिवेदन लिखना, अखबारों में विज्ञापन देना, ये एक संवैधानिक तरीके थे। उन्हें संवैधानिक भिक्षा पत्र भी कहलाता या कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों उदारवादियों की विचारधारा। उदारवादियों की विचारधारा क्या थी? यानी उदारवादियों की विचारधारा के बारे में देखते हैं। उदारवादियों की विचारधारा दोस्तों यानी इन्होंने अंग्रेजों को निष्पक्ष माना था। क्या माना था? एक निष्पक्ष माना था। जो अंग्रेज होते थे उनको एक निष्पक्ष माना हुआ था तथा अंग्रेजी शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में ये विश्वास करते थे। क्या करते थे? विश्वास करते थे। अंग्रेजों में एक अंग्रेजों को निष्पक्ष माना था। अंग्रेजों की यानी अंग्रेजी शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में विश्वास व्यक्त करते थे। न्यायिक प्रणाली में क्या करते थे? विश्वास व्यक्त करते थे। ये उदारवादियों की विचारधारा थी। कौन सी? उदारवादियों की विचारधारा थी। दूसरा हमारा इसी यानी इसकी दूसरी विचारधारा क्या है? दूसरी विचारधारा इनकी ये थी दोस्तों, आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने यानी पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास व्यक्त करते थे। ये आधुनिकीकरण के लिए यानी खुद के डेवलपमेंट के विकास के लिए ये पाश्चात्य संस्कृति में क्या करते हैं? विश्वास करते थे। पाश्चात्य संस्कृति में ये विश्वास करते थे। क्या करते थे दोस्तों? विश्वास करते थे। उसी प्रकार दोस्तों यानी इसकी विचारधारा यानी उदारवादियों की विचारधारा क्या थी? उपलब्धियाँ क्या थी? उदारवादियों की उपलब्धियाँ निम्न थी। यानी जो उदारवादियों ने आम भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करा था। क्या करा था? उदारवादियों ने जो आम भारतीय थे उनको अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान करा। वो मंच था कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के रूप में एक मंच प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1884 में किया गया था। किसके द्वारा? उसके संस्थापक है जे यानी ए.हू. होम। उसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, प्रथम अध्यक्ष किया गया था। उसका नाम परिवर्तन किया गया था 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। बम्बई में किया गया था। प्रथम अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद दूसरी यानी उपलब्धि है, इनके दबाव में रहकर सरकार ने सुधार अधिनियम लागू किया था। क्या किया था? एक सुधार अधिनियम यानी जो ब्रिटिश सरकार थी इस मंच के दबाव में होकर सुधार अधिनियम को क्या किया? लागू किया था। यानी जो सुधार अधिनियम था उसे लागू किया गया था। जो सुधार अधिनियम था उसको क्या किया था? लागू किया गया था। जो सुधार अधिनियम होता उसको लागू कर दिया गया था और एक राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। क्या किया था? एक राजनीतिक मंच प्रदान कर दिया गया था। तीसरा सुधार दोस्तों इन्होंने ICS परीक्षा में सुधार किया गया था। कौन सा? यानी ICS परीक्षा में सुधार किया गया था। ICS इंडियन सर्विस यानी इंडियन सिविल सर्विस में भी सुधार किया गया था। यानी इसका मतलब ये होता है यानी इसकी एज बढ़ाई गई थी। यानी क्या बढ़ाई गई थी? एज बढ़ाई गई थी। इंडियन सर्विस परीक्षा में एज बढ़ा गई थी। चौथी इनकी उदारवादियाँ थी, इनकी उपलब्धियाँ। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण का उल्लेख किया था। क्या किया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय को यानी जो शोषण किया था उनका उल्लेख किसके द्वारा? यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यानी उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भारतीयों के आर्थिक शोषण का उल्लेख किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका जिक्र किया गया था। और ये
₹20 इसकी वार्षिक आय थी, यानी जो यहाँ पे भारतीय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ₹20 थी। प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय यानी ₹20 थी प्रति व्यक्ति आय जो भारतीयों की थी। कब? ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भारतीयों की जो आय थी वो प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई थी? यानी ₹20 थी। कितनी? ₹20। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसमें आर्थिक शोषण का, भारतीयों के आर्थिक शोषण का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।